नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021-22 के लिए हम आपको 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था जूनियर सेक्शन वाला, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो विज्ञान के प्रश्न हुए थे वो देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी पेपर के हिंदी के जो है 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है आपकी शुरू होती है गद्यांश से। 91 से 120 तक आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर गद्यांश में कि 91 से 99 तक गद्यांश है और ऊपर जो 91 से 120 के टोटल आपके जो है वो 30 प्रश्न आपके हिंदी के हैं। तो गद्यांश आपका है कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगे? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? तो ये सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वो लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वो कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह खेलना फिर दौड़ना भी सीख लिया। उसके बाद वो छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसके उत्साह बढ़ाते उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणे 100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली ये बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस पर 91 प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो जो शिक्षक ने उत्तर दिया था ना कि मतलब हँसने लगे थे जिसके कारण कि तुम क्या करोगे सीख के? तो वो जो उत्तर दिया था वो क्या था? किस संदर्भ में था? तो आपका आंसर यहाँ पर कठोर था जो है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। जब लड़की ने शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में पूछा था, तो शिक्षक ने क्या किया? व्यंग करते हुए कहा कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये धारणा किस प्रकार की? शिक्षक कठोर व्यवहार वाला व्यक्ति था। 92 प्रश्न है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो आप कहेंगे सच्ची लगन और अगर ऊंचा इरादा है तो सब कुछ जो है वो संभव है। यही आपका सही होगा। 93 आपका प्रश्न है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, या शिक्षक को दयालु होना चाहिए, या सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, या शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है? तो आप क्या कहेंगे? फोर्थ ऑप्शन पूरा गलत है। शिक्षक को दयालु होना चाहिए, बात ही यहाँ पर नहीं की गई है, पर उस संदर्भ में नहीं की गई है। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, ये भी एक सही बात है, पर इस गद्यांश में जो मेन उद्देश्य है वो थर्ड वाला है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। तो थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 प्रश्न, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा? आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित या आश्चर्य है जो चकित? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आश्चर्य से चकित। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 95 प्रश्न, जो कि है व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई या ताना मारा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो व्यंग किया का मतलब हो जाएगा, आप कहेंगे ताना मारने के संदर्भ में। तो फोर्थ वाला यहाँ पर ताना मारा सही होगा। 96 प्रश्न, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, देशज आगत, तत्सम आगत, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? जो पौष्टिक है वो आपका कैसा है शब्द? ये एक तत्सम शब्द है। और खुराक जो है ये आपका आगत शब्द है। तो तत्सम और आगत वाला यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तत्सम तो काफी बार मैंने आपको बताया है। सा से यहाँ पर संस्कृत वर्ड समझ सकते हैं आप कि संस्कृत भाषा के शब्द, कि संस्कृत के वे शब्द जो बगैर किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम के। और आगत शब्द क्या होते हैं? किसी अन्य भाषा से हिंदी में आए जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम आगत शब्द। इन्हें हम विदेशज शब्द भी कहते हैं।
अगला देखते हैं 97 प्रश्न कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपर्युक्त वाक्य कैसा है? निषेधार्थक वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। कौन सा इनमें से सही होगा? तो यहाँ पर कह रहा है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, यानी कि निषेध की बात की गई है। पहला वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 98 प्रश्न कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी या खेल ही नहीं सकती थी या फिर खेलना नहीं चाहती थी या बहुत छोटी थी। तो खेलना नहीं चाहती थी बिल्कुल गलत है, बहुत छोटी थी कोई बात ही नहीं की गई, खेलना नहीं जानती थी ये भी गलत है, खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो शारीरिक रूप से जो है वो दिव्यांग में आती थी, तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 प्रश्न आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, उसकी माँ ने या उसके प्रशिक्षक ने? तो किसने समझाया था? उसकी माँ ने उसे समझाया था। तो आपका थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 100 से 105 तक जो आप प्रश्न आगे हैं वो आपके एक काव्यांश पर आधारित हैं। काव्यांश कह रहा है कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना या कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा मैं बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वहां नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो 100 प्रश्न इस पर बेस्ड। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। कौन सा सही होगा? आप कहेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। 101 प्रश्न है कि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है और सफलता पाना बहुत सरल है। तो आप क्या कहेंगे कि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास इसलिए है क्योंकि उसे कोई रुकावट ही नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए उसे अटल विश्वास हो गया है। 102 प्रश्न है किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वहां नहीं हूं। तो कौन सा सही होगा? मुझे आज लगता है कि मैं वहां नहीं हूं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसी से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व जो है वो बदल गया है। 103 प्रश्न आपका है व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका विशेषण यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या प्रकट कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो बस यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 104 प्रश्न अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को आपको पहचानना है। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से डगर शब्द जो है वो भिन्न है, यही आपका सही होगा। डगर का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता या पथ, जबकि जो व्यवधान है, अवरोध है, बाधा है, ये सभी आपके एक समान अर्थ के लिए यूज जो है वो किए जाते हैं। अगला देखते हैं 105 प्रश्न। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। कौन सा इनमें से सही होगा? पहला वाला ही आपका ऑप्शन, कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 106 प्रश्न देखते हैं जो कि आपको दे रखा है, जो कि गद्यांश पर आधारित नहीं होकर अब ऐसे ही हैं। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो कौन सा इनमें से अपेक्षित नहीं है? तो देखिए भाषा की जो बारीकियां हैं वो आप कहीं ना कहीं गद्य शिक्षण से समझेंगे, कल्पनाशीलता भी आपकी आएगी, तार्किक शक्ति का विकास भी आपका हो सकता है और अनुकरण क्षमता का विकास जो है ये गद्य शिक्षण से अपेक्षित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 107 प्रश्न कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए और बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें या बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आप कहेंगे कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, इसलिए हिंदीतर भाषाओं
की रचनाओं को भी स्थान जो है वो मिलना चाहिए। 108 प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये आपका है, या फिर हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, ये बिल्कुल आपका गलत है। कंठस्थ करना, इकट्ठा करना, इससे किसी भी प्रकार से शिक्षण में जो है आपका उपयोगी नहीं साबित होता है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानने से भी कुछ नहीं होता है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानने से भी कुछ नहीं होता है। पहला वाला ही आपका सबसे सही है कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध जो प्रकृति है, उसको आप पहचाने। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण उद्देश्य ये आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 प्रश्न कि भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो किस प्रकार की क्षमता का विकास होता है? लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, या फिर अनुकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार प्रश्नों की प्रैक्टिस हम अच्छे से अच्छे करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो सही होगा। मौखिक अभिव्यक्ति, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता है उसका विकास करने में जो है वो सहायक होता है। अगला देखते हैं आपका 110 प्रश्न कि गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना किसमें मदद करता है? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में, या भाषा व्याकरण पर अधिकार में। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन भाषाई संरचना पर अधिकार जो है ये आपका सही हो जाएगा। चाहे गद्य को पद्य में आप रूपांतरित करना चाह रहे हैं या जस्ट इसका अपोजिट। अगला देखते हैं 111 प्रश्न कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तकों को, साहित्यिक सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को, या फिर पोस्टर को? बताइए 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? आंसर की बात करते हैं तो आपका साहित्यिक सामग्री जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। 112 प्रश्न कह रहा है आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले, जिसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, या फिर जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, या जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो कौन सा आपका बेहतर होगा? छठी कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है, हिंदी भाषा सिखाना है, सीखना है, किस पद्धति का आप समर्थन करेंगे? आंसर की बात करते हैं तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। देखिए और भी ऑप्शन यहाँ पर अच्छे हैं कि बच्चे को बोलने के अवसर दिए जाए, तो ये भी दे रखा है। तो आपको इसलिए मैंने कहा था कि जो प्रश्न में पूछा जाएगा उस पर भी विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं आपने अवसर यहाँ पर एक की पॉइंट पकड़ लिया और इसी को आंसर लगा दिया। उससे बेहतर ऑप्शन आपका अंतः क्रिया है, तो आप अंतः क्रिया वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं 113 प्रश्न। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हो या हिंदी भाषा, हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा, या अंग्रेजी भाषा हो या विदेशी भाषा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, तो ये दोनों आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। 114 प्रश्न कह रहा है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों पर देती है, परिभाषा पर देती है, उदाहरणों पर देती है, या मानकता पर देती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि होती है वो उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। कई बार मैंने आपको बताया आगमन और निगमन दो होती हैं, हमेशा आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। निगमन में स्टार्टिंग आता है नी से, और निगमन से ही आप याद रख सकते हैं कि इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी कि पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। और आगमन में जस्ट इसका उल्टा होता है, सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं उसके बाद नियम। 115 प्रश्न है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम जो है उनका प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किसको समझने में भी मदद करता है? विभिन्न माध्यमों की जानकारी को, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को,
विभिन्न माध्यमों के उपयोग को या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 116 प्रश्न कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है? व्याकरण को समझने में, कहानियों को रचने में, कहानी के तत्वों को समझने में या तत्वों को याद करने में, समझने में नहीं लिखा है ऑप्शन में, और कहानियों की कमियां बताने में। तो देखिए ऑप्शन अगर आप काटना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन को काटेंगे यहाँ पर कि व्याकरण को समझने में, कहानियां की जो विभिन्न शैलियां होती हैं उससे आप व्याकरण की नहीं समझ पकड़ सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। कहानियों की विभिन्न शैलियों से जो चर्चा होती है उससे बच्चों को कहानियों को रचने में ज़रूर मदद मिल सकती है। जैसे अलग-अलग कहानी के पात्र होते हैं, उनसे आप एक नई कहानी के निर्माण तक पहुँच सकते हैं। कहानी के तत्वों को याद करना बिल्कुल गलत है, कहानियों की कमियाँ तो बिल्कुल ही गलत है। बस सेकंड वाला ऑप्शन कहानियाँ रचना जो है इसमें मदद मिलती है, यही आपका सही हो जाएगा। 117 प्रश्न है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त संदर्भ मतलब समझ रहे हैं ना, जो व्याकरण में या किसी भी पाठ में आप देखते हैं संदर्भ टॉपिक अलग से दे रखा होता है। अगर आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की किताब को पढ़ेंगे तो पाठ के अंत में समस्त जो व्याकरणिक बिंदु हैं उनको स्पष्ट करने में जो है बल देता है, या पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक जो बिंदु हैं उनकी परिभाषा बताने पर, या पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले जो व्याकरणिक बिंदु हैं उनको स्पष्ट करने पर जो है बल देता है। तो बताइए जो संदर्भ है उसमें व्याकरण किस पर बल देता है? आंसर की बात करते हैं, चौथा वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देता है। 118 प्रश्न है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है? आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक व व्यवसायिक पृष्ठभूमि, भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि। बताइए इनमें से किसकी बात की गई है? आंसर की बात करते हैं तो भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये आपका जरूरी है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी भाषिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सांस्कृतिक, क्योंकि अलग-अलग भाषाई वाले बच्चे आते हैं, अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, तो वो ज़रूरी है। 119 प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त जो सामग्री है, वो यहाँ पर पूछी गई है कि है अनुपयोगी है या फिर मनोरंजक है या फिर कृत्रिम है या फिर प्रामाणिक है। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन प्रामाणिक यहाँ पर सही होगा। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चे को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी जो पोस्टर दिखाया, चर्चा की, तो जो प्रयुक्त सामग्री है वो क्या है? प्रामाणिक है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 120 प्रश्न कह रहा है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो या जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आप क्या कहेंगे कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर जो हैं वो विभिन्न हो। आप कहेंगे ऐसे उत्तर जो होते हैं उनसे बच्चों की जानकारी भी तो बढ़ती है। तो बस सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। प्रश्न आपका जो है इसी पेपर का है, पर जो पेपर में आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं ना, पेपर 1 पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश, तो ये आपकी हिंदी जो बाद में पूछी जाती है वहां से प्रश्न है। प्रश्न आपका इसी पेपर का है कि भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है? सरल, जटिल, नियमबद्ध या फिर तार्किक? तो इन चारों में से ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।